हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग अगेन स्टार्ट करते हैं आपके सेटअप से जहां से हमने छोड़ा था। तो ये जो शनि है ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तल के चारों ओर वलय का होना है। ठीक है, आप देखते हैं इसके ऐसे आसपास इसके शनि के ऐसे ऐसे रिंग से हमें दिखते हैं। ठीक है, उनको वलय कहते हैं। मोटी प्रकाश वाली कुंडली कहा जाता है। वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देते हैं। इसका घनत्व सभी ग्रह एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेंगे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन को 1665 में डेनमार्क के जो खगोल शास्त्री थे क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। ठीक है, तो आपका जो टाइटन है उसमें पृथ्वी जैसा ही सघन वायुमंडल है। ठीक है, फोबो नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अब उसके बाद आता है यूरेनस। यह तीसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसका तापमान जो है वो -215 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? -215 डिग्री सेल्सियस है। इसे आपके 1781 में विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसके चारों ओर 9 वलय और 5 वलय का नाम अल्फा, बीटा और गामा एवं एप्सिलॉन है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब दक्षिणवर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर बर्मावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है एवं सूरज पूरब की तरफ होता है। किसकी बात कर रहे हैं? यूरेनस की। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनियम। टाइटेनियम। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करते हैं नेपच्यून की। इसको नेपच्यून को 1846 में आपके जॉन गाले ने खोजा था। नई खगोलीय व्यवस्था में यहाँ सूर्य में सबसे दूर ग्रह स्थित ग्रह है। हरे रंग का ग्रह है, यानी यहाँ हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। इसके चारों ओर अति शीतल मिथेन के बादल पाए जाते हैं, इसलिए हरा हरा दिखता है। और इसका उपग्रह जो है वो क्या है? ट्राइटन। ठीक है, क्या है? ट्राइटन। उसके बाद आते हैं हमारे माय डियर अर्थ। ठीक है, हम देखते हैं ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। 23 मतलब 2330 के आसपास झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा पर 66 सही 1/2 डिग्री मतलब 6630 का कोण बनाती है लगभग। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये इस तरह से। ठीक है, हम लोग देखते हैं किस तरह से ये अर्थ है जो टिल्टेड है इतना। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग आपकी रेखाएं हैं। ये आपकी कर्क रेखा है, इक्वेटर है और ये मकर है। ठीक है, और ये आपके अलग अलग जो साउथ पोल है ये आपका नॉर्थ पोल होगा, जस्ट अपोजिट इसका। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। और इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, विश्वसनीय व्यास कितना है हमारा? 12,756 किलोमीटर है। और पोल्स पे हमारा 12,013 है। ठीक है, पोल्स पे हमारा कितना है? 12,713.6 किलोमीटर। ठीक है, और उसके अलावा हम विश्वसनीय बात करेंगे तो कितना है? 12,742 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। औसत व्यास 12,742। इसकी गणना सर्वप्रथम मेरिस्टोथेनीज ने की थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने की चाल से? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूमना दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरे लगाती है। ठीक है, बाकी ये जो समय बचता है ये धीरे धीरे ऐड होकर लीप ईयर में जाके ऐड हो जाता है। पृथ्वी को सूर्य पर एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग कितना होता है? मतलब वेलोसिटी 30 किलोमीटर सेकंड पर होती है, 29.8 किलोमीटर होता है। पृथ्वी के सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी के वार्षिक गति अथवा परिक्रमा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में एक समय को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक सौर वर्ष में कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाता है, जिसके हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप ईयर होता है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, मतलब 28 की जगह 29 होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? इसके अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है। ठीक है, क्या होता है? वार्षिक जो इसकी गति है मतलब ईयरली जो रोटेशन है इसके हिसाब से इसमें क्या होता है? वार्षिक गति जो है उसी के हिसाब से इसमें दिन रात छोटा बड़ा होता है। ठीक है, अक्ष पे झुके होने के कारण इसमें ऋतु परिवर्तन वगैरह होते हैं।
जल की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहा गया था, ब्लू प्लैनेट कहा गया है या नीला ग्रह कहा गया है। सबसे निकटतम तारा कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी का समूह है। यह पृथ्वी में 4.22 लाइट ईयर दूर है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी सन IAU ने प्रग चेक में जो बैठक हुई थी उसमें खगोलियों ने प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया था, क्योंकि इसकी कक्ष वृत्ताकार नहीं थी। यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौना ग्रह मतलब द बॉफ प्लैनेट के नाम से जाना जाता था। यह सूरज के सबसे निकट था। साइरस और डॉगस्टा 9 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य के दुगने द्रव्यमान वाले तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। उसके बाद आता है मून। मून की सतह का जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है, शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा का पिछला भाग जो कि अंधकारमय होता है, ठीक है, यहीं पे आपका वो जो मंगलयान अभी गया था वो यहीं पे पहुंचा था। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव में क्या है, लिबनेटिस नाम का पर्वत है जो कि 3500 फीट मतलब 10,668 मीटर के आसपास है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है, पर्वत है ये कि ये कौन सा, लिबनेटिस, ठीक है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में इसे 27 दिन 8 घंटे लगते हैं लगभग, और एक इतने ही समय में अपनी अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यदि यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखता है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल से 58.48 का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है, ठीक है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास कितना है, 3480 किलोमीटर। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना है, 1/81 है, ठीक है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि कितनी होती है, 29.53 होती है, जो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को क्या कहा जाता है, चंद्रमा से साइड नॉर्डिक मास कहा जाता है, ठीक है। नक्षत्र समय में के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 सही 1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है जब वो 27 सही 1/2 दिन मतलब 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट मतलब और 11.6 सेकंड में यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाता है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर चंद्रमा की शक्तियों का कितना होता है, अनुपात होता है 11:5 होता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतनी ही पुरानी है जितनी की पृथ्वी, 460 वर्ष। इस चट्टानों को टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। क्या है इसमें, टाइटेनियम बहुत मिलता है। सुपरमून क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति में सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजो फुल मून भी कहा जाता है। इससे चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है, 3,84,365 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ब्लू मून की हम बात करेंगे। कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल का 31 दिन कम होना। ऐसा 3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 और 31 अगस्त देखे गए थे। इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून होते हैं, मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 में ब्लू मून ईयर होगा। सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी, चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। उसके बाद देखते हैं बौने ग्रह, जिसमें प्लूटो आ जाता है। IAU के अनुसार इसका नाम क्या रख दिया गया, 134340 रखा गया था। इसको क्लार्क टॉम्बे ने 1930 में इसको खोजा था, ठीक है। अगस्त 2006 में इसको प्रग में जो सम्मेलन हुआ था, इसे जो मापदंड थे ग्रहों के उसको मैंने खरे न उतरने के कारण बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाला गया। आकार में चंद्रमा से छोटा, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना, ठीक है। सेरस, इसकी खोज किसने की थी, पियाजी ने की थी, ठीक है। IUU के हिसाब से नई परिभाषाओं के हिसाब से बौने श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या में 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास के 1/5 है, ठीक है। अन्य बौने ग्रहों में हम लोग देखते हैं चेरान 2003 UB 313 इरिस, ठीक है। ग्रहों के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले बुध, व्यास है 4878, परिक्रमण काल है इसमें 58, परिक्रमण काल इसका सूर्य के चारों ओर 88 दिन। तो इस तरह से ये है। तो हमें ये देखना है इसमें जो सबसे ज्यादा किसका है, बृहस्पति का। सबसे ज्यादा इनकी सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं 67, ठीक है। सबसे बड़ा है, ठीक है। तो एक ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा हमें यहाँ पे देखना है कि सबसे ज्यादा परिभ्रमण काल किसका है, ठीक है। ये परिभ्रमण काल किसका है, पृथ्वी का
23.9, ठीक है, सॉरी बुध का 58.6 डेज, ठीक है। और यहाँ पे परिक्रमण काल देखेंगे सूर्य के चारों ओर, तो ये किसका ज्यादा है, ये देखिए आप देख रहे हैं 365, ठीक है अर्थ। तो इस तरह से हमें ये इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके जो एमसीक्यूज हैं वो बनेंगे। अब देखते हैं लघु सौर मंडलीय पिंड, ठीक है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, एस्ट्रॉइड आ जाता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। खगोलशास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोटक के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त मतलब लूनार झील महाराष्ट्र जैसे बनते हैं। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है धूमकेतु। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरब पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह होता है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देता है। हेले नाम का जो धूमकेतु है वो 76 वर्षों में परिक्रमण काल का 76 वर्ष है। यह अब अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 प्लस 76 लगा दो, 2062 में ये दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उसके बाद एस्ट्रॉइड के बाद क्या आता है, मेटेरॉइड्स आता है। यह उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश के क्षण भर के लिए दमकती और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी और उसका हम जो सौर्यिक संबंध है उसको देखते हैं। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, वैसी वैकल्पिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग में बांटती है। पृथ्वी की गतियों को पहला क्या कहा जाता है, रोटेशन, और दूसरा क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमना, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है, रोटेशन के कारण। और रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है, वार्षिक गति होती है, इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इससे पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। साइड्रल डे क्या होता है, एक मध्यम रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहा जाता है। 23 घंटे 56 मिनट की अवधि से होता है। सोलर डे क्या होता है, सूर्य की गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवस के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि कितनी होती है, 24 घंटे, ठीक है। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर के वेग से चक्कर लगाता है। उपसूर्य मतलब पेरिहेलियन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्तीय कक्षा में करती है, जिससे एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसूर्य कहा जाता है, ठीक है। पेरिहेलियन कहा जाता है। 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है। पेरिहेलियन मतलब पृथ्वी के सबसे करीब सूर्य का होना। दूसरा क्या होता है, एपीहेलियन, ठीक है। सूर्य से अधिकतम दूरी होती है, वो कब होती है, 4 जुलाई को, ठीक है। और उस समय हमारी जो डिस्टेंस होती है 15.21 करोड़, ठीक है, किलोमीटर। एप्सॉइड रेखा मतलब ऑप्सोरिक और अपसोरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है के केंद्र से गुजरती है। इसे एप्सॉइड रेखा कहते हैं। एक अंश बराबर कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना हो, 60 सेकंड। अब लैटिट्यूड की बात करेंगे। लैटिट्यूड क्या है आपकी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही क्या है, ये इमेजनरी लाइंस हैं। इन इमेजनरी लाइन से क्या होता है, हमें अर्थ में अलग अलग जो आपकी अलग अलग जो जगह हैं उनको पता करने के बारे में हमें पता चलता है। देखिए आपको ये दिख रहा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है आपकी, ये इमेजनरी लाइंस हैं। ये अर्थ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को पता करने के लिए होती हैं। लैटिट्यूड जो होता है वो लेटा हुआ होता है, लॉन्गिट्यूड जो होता है वो खड़ा हुआ होता है, ठीक है। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यदि अक्षांश समानांतर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 79 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुववृत्त को लेकर अक्षांश समानांतर की कुल संख्या कितनी होगी, 179 होगी, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 23-30 अक्षांश कर्क रेखा और
दक्षिण में 23°30 मकर रेखा होगी, ठीक है। 66 पे आपका क्या होगा, आर्कटिक होगा, और दक्षिण में क्या होगा, अंटार्कटिक होगा। कर्क रेखा पर हम लोग देखते हैं जो देश है वो कौन कौन से पड़ेंगे, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, अरब मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मैरितानिया एवं पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको। ये यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बनता है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। मकर से अगर हम बात करेंगे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा पर देखते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान को कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों ही वर्ड आपको पता है। लैटी मतलब क्या हो रहा है, आपका लेटा हुआ, मतलब आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है। और आपका जो लॉन्गिट्यूड हो रहा है, लॉन्गिट्यूड क्या था आपका, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा हुआ, ठीक है, मतलब वर्टिकल, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या आपके इमेजनरी लाइंस हैं, ये इमेजनरी लाइंस हमें क्या है, हमें हमारे जो अर्थ पे जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं उनको पता करने में हमें हेल्प करती हैं। देशांतर के आधार पर ही किसी भी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है, ठीक है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर को में काटती है, ठीक है। मानसिक एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। उसके बाद सोलिस्टिक की बात करते हैं, संक्रांति सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन जो सीमा है उसको संक्रांति कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कैंसर सोलिस्टिक। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। किस पे होता है, कर्क रेखा पर, ठीक है, मतलब आपके नॉर्दर्न वाले पोर्शन में, ठीक है। क्या होता है, ये लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। नॉर्वे में अर्धरात्रि को सन कहा जाता है। सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिक। ये मकर संक्रांति पर 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत दिखाई देता है। इससे दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। फिर आता है इक्विनोक्स, मतलब विषुवत। पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। क्रमशः इसमें ऑटोनमन इक्विनोक्स और बर्नाल इक्विनोक्स कहा जाता है। 21 मार्च 23 सितंबर को की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने और 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर दोनों पर ही 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात्रि होती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात छोटा और बड़ा होता है। सोलर एक्लिप्स की बात करेंगे, जब सूर्य पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो उसको क्या कहते हैं, आपके सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसमें सूर्य का भाग छिपा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। या जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या मतलब न्यू मून को ही दिखाई देता है। फिर आता है लूनर एक्लिप्स, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, ठीक है, पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सॉरी, पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी क्या हो जाती है, चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा हमेशा पूर्णिमा मतलब फुल मून की रात्रि में ही दिखता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसका कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्रग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्रग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। समय का निर्धारण, एक देशांतर का अंतर होने पर समय के 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम की ओर जाने पर यह क्या होता है, 4 मिनट घटता है, ठीक है।
वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया या जीएमटी कहा गया। ये मीटिंग कब हुई थी? 1884 में। ठीक है, इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों को गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम 180 देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं जीएमटी से 12 घंटे आगे जाने पर 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 पूर्व एवं पश्चिम देशांतर से 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पति 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे 180 डिग्री ईस्टर्न देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 पर वो 24 सितंबर 2003 को मध्य रात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराता है। ठीक है, ये देखिए आपको ये दिख रहा है पूरा, ये आपकी पूरी आती जा रही है। ये इस तरह से आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, इसके इस तरफ आप जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है हमारा। ट्रेवल टू द ईस्ट 1 डे मोर टू द फीस्ट। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो +1, यहाँ पे आएंगे तो -1। ठीक है, ये इस तरह से पूरा चलता है हमारा। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन है पूरा का पूरा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है। 1884 में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थान पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर होती है। समय जोन माना की बात करेंगे, विश्व में 24 आपके टाइम जोन से विभाजित किया गया। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम का मानक माना गया। 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया। प्रत्येक जोन में 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यमांतर मतलब 0 देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुकीना फासो, घाना एवं साउदर्न अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय जीएमटी टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत का 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, मानक समय माना गया है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, दोपहर के 12 बजे हूँ तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम में है। कुछ समय अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक समय मानक समय की व्यवस्था की गई थी, जिसमें यूएसए टाइम जोन्स कितने हैं? 7 हैं, रूस में 11 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 हैं। इस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी। विषुवत रेखा की बात करें, इक्वेटर क्या है? ये आपका इक्वेटर क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को आपके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जनरली इसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जोन्स की बात करेंगे। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर जोन्स में बांटा गया है। इस भागों को कटिबंध भी कहते हैं। पहला क्या है? ट्रॉपिकल जोन, जो 30 से 30 चलता है। यह वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। ठीक है, 30 नॉर्थ से 30 साउथ। उसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल, 30 से 45। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में, कुछ माह ताप और कुछ माह महीने कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। फिर टेम्परेट 45 से 66। उत्तरी और दक्षिणी दोनों वही जगह होता है। सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि किरणें तिरछी होती है। यह ताप हमेशा कम रहता है। फिर आता है पोल्स 66 से 90। यहाँ पे ताप क्या होता है? अत्यंत ही कम होता है, जिसके फलस्वरूप वहां हमेशा बर्फ जमी होती है। तो अक्ष की बात करेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है अक्ष कहा जाता है। ध्रुव पृथ्वी पर वे 2 बिंदुआं जिन पे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश, ठीक है, किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी। अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। देशांतर एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाला काल्पनिक अर्धवृत्त। ठीक है, स्थानीय समय, ठीक है, किसी स्थान
मध्य सूर्य के निर्धारण किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन में 12 बजते हैं, इस समय को वहां का स्थानीय समय कहा जाता है। मानक समय किसी देश का मानक मध्यम रेखा पर का स्थानीय समय होता है। चलिए हम लोग आगे के वीडियो में पृथ्वी के आंतरिक संरचना से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।